नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से 7 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर इस खास चर्चा भाग 1 में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारा मकसद है कि जो भी अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है उसका एक सार निकालें ताकि आपको एक स्पष्ट और संक्षिप्त समझ मिले। बिल्कुल। और हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं गिनी सूचकांक की। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत 25.5 के स्कोर के साथ दुनिया का चौथा सबसे समान समाज बनकर उभरा है। ये तो काफी अच्छी खबर है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। गिनी सूचकांक, जैसा आप शायद जानते होंगे, ये 0 से 1 की स्केल पर आय या धन की असमानता मापता है। 0 मतलब पूरी समानता और 1 मतलब पूरी असमानता। अच्छा। तो भारत का स्कोर 25.5 है, जो स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के ठीक बाद आता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी G7 और G20 देशों से बेहतर है। सबसे बेहतर G7 और G20 से? जी हाँ, और इसमें सुधार भी हुआ है। 2011 में ये स्कोर 28.8 था, जो अब घटकर 25.5 हो गया है। ये सुधार वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर G7 और G20 देशों के मुकाबले। क्या स्रोत में इसके पीछे के कारणों पर कुछ अंदाजा लगाया गया है? यूपीएससी के लिए जानना अहम हो सकता है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कारणों का बहुत गहरा विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन हाँ, ये इशारा करता है कि शायद आय वितरण में निचले स्तर पर कुछ सुधार हुआ होगा। पर ऐसे आंकड़ों को हमेशा थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए, कई पहलू होते हैं। सही कहा। अच्छा, जहां एक तरफ आर्थिक समानता की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग चुनौती है, सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई। अंडमान की ओंगे जनजाति, उनके लिए डुगोंग क्रीक में पीएमजेएनएम के तहत एक वन धन विकास केंद्र खुला है। जी, ओंगे जनजाति ये भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक हैं। निग्रीटो नस्लीय समूह से हैं ये लोग और लिटिल अंडमान द्वीप पर रहते हैं। निग्रीटो समूह, हाँ, ये अर्ध खानाबदोश हैं, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। उनकी अपनी भाषा है, पर वो क्या कहते हैं, लिपि नहीं है। और उनकी मान्यताएं जीववाद यानी एनिमिज्म पर आधारित हैं। अच्छा। चिंता की बात यह है कि इनकी आबादी बहुत कम हो गई है। 1900 में करीब 670 थे और अब महज 96 रह गए हैं। सिर्फ 96? जी, और उनमें बांझपन की दर भी काफी ज्यादा है, करीब 40%। तो ये पीएमजेएनएमएन जैसी योजनाएं जो हैं वो खास तौर पर ऐसे ही कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजीज के विकास पर ध्यान देती हैं। ये केंद्र उन्हें नारियल वगैरह से जुड़े उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चलाने में मदद करेगा। 96, ये संख्या तो वाकई चौंकाने वाली है। सच में ये पीवीटीजी संरक्षण नीतियों के महत्व को दिखाता है। चलिए अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलते हैं। केरल में निपाह वायरस को लेकर फिर से चिंता बढ़ी है। ये खबर आई है, केरल में 425 लोगों को संपर्क सूची में रखा गया है। निपाह, जैसा हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं, एक उभरता हुआ जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाला? बिल्कुल। खासकर टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ इसके प्राकृतिक वाहक हैं और ये दूषित भोजन से या फिर सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इसके लक्षण कैसे होते हैं और ये कितना गंभीर हो सकता है? लक्षण हल्के फुल्के बुखार से लेकर गंभीर सांस की तकलीफ और घातक एन्सेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क की सूजन तक हो सकते हैं। और इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है, 40 से 75% या कभी-कभी उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे! और इसका कोई इलाज या टीका? नहीं, अभी तक इसका कोई खास इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। इसीलिए WHO ने इसे अपनी R&D ब्लूप्रिंट सूची में प्राथमिकता दी है। मतलब इस पर तुरंत शोध और तैयारी की जरूरत है। यूपीएससी के लिहाज से ऐसी बीमारियों का फैलना, उनका प्रबंधन और इसमें WHO जैसी संस्थाओं की भूमिका, ये सब जानना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू, इनका जिक्र हाल में हुआ। जी, अल्लूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। हाँ, उन्होंने वो 1882 के मद्रास वन अधिनियम का विरोध किया था, है ना? बिल्कुल सही। उस अधिनियम ने आदिवासियों के जंगल पर जो पारंपरिक अधिकार थे,
और उनकी पोडू या झूम खेती थी उसको सीमित कर दिया था। इसी के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। और वो 1922 का रंपा विद्रोह, उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम थी। जी, वो रंपा विद्रोह के मुख्य नेता थे और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते थे। स्थानीय लोग उन्हें मन्यम वीरुडू कहते थे। मन्यम वीरुडू, जंगल का नायक। हाँ, जंगल का नायक। मई 1924 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। उनका संघर्ष आज भी आदिवासी अधिकारों के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा है। कुछ देशों के लिए फंडिंग मंजूर की है। हाँ, जीसीएफ ने घाना, मालदीव और मॉरिटानिया में जलवायु लचीलापन यानी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की नई फंडिंग को मंजूरी दी है। जीसीएफ के बारे में थोड़ा और बताइए, ये कब बना था? ये जीसीएफ दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है। 2010 में यूएनएफसीसी के तहत इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसीज को हासिल करने में मदद करना। और ये फंड कैसे बांटते हैं? मतलब क्या कोई प्राथमिकता होती है? हाँ, इसका एक तय तरीका है। ये अपने संसाधनों का 50% उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन और 50% जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने यानी एडेप्टेशन के लिए निवेश करता है। और एक खास बात यह है कि अनुकूलन वाले 50% हिस्से का आधा यानी कुल का 25% सबसे कमजोर देशों के लिए होता है। सबसे कमजोर देश मतलब जैसे छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य, अल्पविकसित देश और अफ्रीकी राज्य, इनके लिए खास प्रावधान है। इसका सचिवालय दक्षिण कोरिया के सोंगडो में है। अच्छा, सोंगडो में। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ और खबरें जल्दी से देख लेते हैं। जापान के टोकारा द्वीप समूह में काफी भूकंपीय हलचल हुई है। जी, वहाँ हाल ही में 1000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए। ये क्यूशु द्वीप के दक्षिण में है और ये क्षेत्र वैसे भी भूकंप के लिहाज से बहुत सक्रिय माना जाता है। और एक खबर कला संस्कृति से। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक भोजपुरी चौताल का प्रदर्शन किया गया। हाँ, चौताल ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाला 12 मात्रा का एक ताल है। खास तौर पर ध्रुपद गायन शैली से जुड़ा है और होली जैसे मौकों पर इसे गाया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय संस्कृति दुनिया भर में फैली है। बिल्कुल। तो ये थी 7 जुलाई 2025 की कुछ खास खबरें जिनका यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्व हो सकता है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, इतिहास, पर्यावरण और संस्कृति, काफी विविध क्षेत्र हमने कवर किए। हाँ, और आज की चर्चा से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत गिनी सूचकांक जैसे आर्थिक पैमानों पर बेहतर कर रहा है, समानता बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ओंगे जैसी हमारी प्राचीन अति संवेदनशील जनजातियों का अस्तित्व ही खतरे में है। तो ये विकास की जो रफ्तार है और जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं, उनका संरक्षण क्या ये साथ साथ चल सकता है? इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत अहम सवाल उठाया आपने। खैर, अगर श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।